स्मार्ट बोर्ड से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है तो केवल और केवल अच्छी पढ़ाई करने से होता है। तो वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइए, यहाँ पर पढ़ने की क्वालिटी पर जाइए। तो नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बारे में। ये भी ग्रुप डी में पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। देखिए, प्रकाश की जितनी भी परिघटनाएं होती है उनमें से एक प्रश्न बनता है और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश क्या होता है। देखो, जो सूर्य की किरणें आती है या हम किसी बल्ब को जलाते हैं, जो ऊर्जा हमें नजर आती है वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में नजर आती है। यही प्रकाश होता है जो वस्तुओं को हमेशा दृश्यमान बनाता है, यानी कि प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात करते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिससे वस्तु दृश्यमान होती है। हम किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वो वस्तु प्रकाश के माध्यम से हमें नजर आती है, चाहे कितनी भी बड़ी वस्तु हो। यदि उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकराकर हमारे नेत्र में प्रवेश करेगी तो वो वस्तु नजर आएगी। यानी कि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है, यानी कि प्रकाश के माध्यम से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कभी भी आप देखोगे प्रकाश टॉर्च चला के या किसी भी प्रकाश के माध्यम को तो सीधी रेखा में चलता हुआ देखेंगे हम। ठीक है, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब भी प्रकाश किसी पथ यानी कि रास्ते के माध्यम से चलेगा तो वो जिस पथ का निर्माण करेगा उस पथ को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश किस प्रकार से हमें नजर आता है। तो इससे वस्तु दृश्यमान होती है। ये बात हमने पहले भी कर ली है, कोई भी वस्तु होगी तो वो प्रकाश के माध्यम से ही नजर आएगी। प्रकाश से वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनती है। देखिए, कोई भी प्रकाश होगा तो वो वस्तु से टकराएगी और वो वस्तु यदि अपारदर्शी है तो उसकी वजह से उसकी छाया बढ़ेगी। तो यानी कि प्रकाश है तो किसी भी वस्तु की छाया बढ़नी संभव है। प्रकाश की घटना के कारण इंद्रधनुष का बनना, टिंडल प्रभाव, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त की घटनाएं आदि सब हमें नजर आती है। इन सब की अलग अलग बात हम इस वीडियो में करेंगे। प्रकाश का विवर्तन। देखिए, प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराता है, किनारों से टकराकर प्रकाश के मुड़ने की प्रकृति को विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराएगी तो उसके किनारों से यदि वो टकरा के मुड़ जाती है तो इसकी घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। इससे वस्तु की छाया बनती है। जो वस्तु अपारदर्शी होगी उससे प्रकाश की किरण टकराएगी और उनके किनारों से यदि प्रकाश की किरण मुड़ रही है तो उसकी वजह से पीछे उसकी छाया बढ़ेगी। प्रकाश की मुख्य प्रकार से दो घटनाएं होती है, जैसे कहते हैं परावर्तन और अपवर्तन। इस वीडियो में हम ज्यादातर इन्हीं दो घटनाओं के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, यह नहीं तो कई बार परिभाषा पूछी जाती है, नहीं इसका कोई मकसद है, यह तो केवल मैं टॉपिक की जानकारी के लिए चाहिए होती है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या वो समझते हैं, समझने के लिए जरूरी है। ये मान लिया हमारे पास हवा है, यहाँ पर हवा वाला माध्यम है और यह है हमारे पास दर्पण। यहाँ पर प्रकाश की किरण हवा से आते हुए दर्पण पर टकराई है और टकराने के बाद में वापस हवा में ही चली गई है। यानी कि माध्यम एक कौन हुआ, हवा, और माध्यम दो कौन हुआ, दर्पण। और यानी कि माध्यम एक से चलकर आती है, माध्यम दो की सतह से टकराती है। सतह कौन सी हुई, ये वाली सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है। उसी माध्यम कौन, यानी कि हवा के माध्यम में वापस चली गई। तो ये घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनते हैं उन्हीं की बात करेंगे। खुरदरी वस्तु पर अनियमित परावर्तन होता है। ये प्रश्न बन सकता है कि भाई अनियमित परावर्तन कौन सी वस्तु में हो सकता है। वस्तु का नाम भी दे सकता है, जैसे दर्पण दे दिया, पत्थर दे दिया या कोई गुब्बारा दे दिया। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि जो वस्तु खुरदरी होगी उस पर अनियमित परावर्तन होता है। यानी परावर्तन का प्रकार होता है दो, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन हमेशा होगा खुरदरी वस्तु पर। मान लिया हमारे पास कोई पत्थर है और उस पत्थर का हम जूम करके देखते हैं इस प्रकार से नजर आता है, जिसमें हमें इसकी सतह
एकदम खुरदरी है। यहाँ पर प्रकाश की किरण टकराएगी तो टकराने के बाद इस प्रकार चली गई है, ये प्रकाश की किरण है, ये टकराने के बाद ऐसे चली गई, ये प्रकाश की किरण है, टकराने के बाद ऐसे चली गई। यानी कि जो परावर्तित हुई है प्रकाश की किरण, ये वाली और ये वाली, ये वाली तीनों समांतर नहीं है। तो समांतर नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि इसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि असमांतर परावर्तित किरण है, असमांतर परावर्तित किरण है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है। देखो, चिकनी सतह पर नियमित परावर्तन होता है, यानी कि जैसे दर्पण मान लिया, कोई कांच है जो मुंह देखने वाला हो गया, और उसके ऊपर यदि प्रकाश की किरण टकराएगी तो टकराने के बाद में वापस सीधी, यानी कि जो प्रकाश की किरण होगी वो एक दूसरे के समांतर निकलेगी। यानी कि ये प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद में समान कैसे निकल गई, दूसरी आई, टकराने के बाद ऐसे निकल गई, और तीसरी आने के बाद टकराने के बाद ऐसे निकल गई। वैसे तो लाखों होती है, लेकिन ये समझने के लिए है। तो ये तीनों परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं। तो परावर्तित प्रकाश की किरणें तीनों हमेशा समांतर होगी, यानी कि नियमित परावर्तन में समांतर होती है और अनियमित में असमांतर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि परावर्तित किरण और आपतित बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों होते हैं क्या, पहले तो यह समझते हैं। आपतित किरण यानी कि जो प्रकाश की किरण आके इस माध्यम की सतह पर टकराई है, ये किरण होगी आपतित किरण। और दूसरी होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि टकराने के बाद में जो निकली है, ये होती है परावर्तित किरण। आपतित बिंदु पर अभिलंब यानी कि यह जो 90 डिग्री का कोण इस सतह से बनाएगा दूसरी माध्यम की सतह से, यह होता है अभिलंब। देखो, नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये सब पूरी की पूरी घटना एक ही बिंदु पर होती है। ये होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ये कभी कभार ये तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन ये नियम नंबर 2 ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। माने समझते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं। देखिए, ये है हमारे पास दर्पण की सतह और ये है हमारे पास अभिलंब और यह है आपतित किरण। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, यह होता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, यह होता है परावर्तन कोण। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि अभिलंब से जितने डिग्री पर ये प्रकाश की किरण पड़ेगी उतनी डिग्री पर वापस निकल जाएगी। इससे कई प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। एक बात और, आपतन कोण को यहाँ पर आई कहते हैं और परावर्तन कोण को यहाँ पर आर कहते हैं। बात करते हैं परावर्तन की घटना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला प्रश्न है, हमारे पास कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकार से आपतित हो रही है और इस प्रकार से परावर्तित हो रही है, तो हमें एक आपतन कोण दिया हुआ है आई, यानी कि हमें आई का मान दिया हुआ है, तो और आर का मान हो गया एक्स, तो एक्स का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो आई का मान हमें 40 डिग्री दिया हुआ है और एक्स का मान हमें निकालना है। यह मान निकलेगा परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होंगे। यानी कि तो ये 40 डिग्री है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी हमारे यहाँ पर होगा 40 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आगे टकरा रही है और टकराने के बाद इस प्रकार से आगे निकल रही है, तो परावर्तन कोण का यहाँ पर हमारे पास मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह अभिलंब है और अभिलंब और माध्यम की सतह के बीच में जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ये बना है, तो 90 डिग्री का कोण बनने पर इसमें से एक कोण हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, यानी कि इसको मान लिया हमने एक्स। यहाँ पर हमें अभिलंब और सतह के बीच में 90 डिग्री के कोण के दोनों बराबर होंगे, यानी कि x प्लस 25 बराबर हो गए 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री 25 को उस तरफ भेजेंगे तो इसका मान आ गया हमारे पास 65 डिग्री। यहाँ से हमें आई यानी कि आपतन कोण का मान मिला है 65 डिग्री। अभी भी हमारे पास नियम नंबर 2 काम करेगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे, तो यानी कि आई का मान आ गया 65, तो आर का भी मान क्या होगा 65 डिग्री
तो आई का भी मान यहाँ पर होगा 65 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि दो समतल दर्पणों को एक साथ 90 डिग्री के कोण पर रखा है तो आकृति में दर्पण बी के परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए हमें एक आकृति दी गई है, उसके अनुसार हमें इस प्रश्न को हल करना होगा। तो सबसे पहले तो दो दर्पण समतल दर्पण दिया जो इस प्रकार से 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। अब 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, तो अब 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण टकराने के बाद में जो परावर्तन होगी वो भी इससे भी टकराएगी। ठीक है, तो अब प्रकाश की किरण यहाँ पर दर्पण ए पर टकरा रही है 30 डिग्री के कोण पर। तो परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पर परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा दर्पण ए के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ अब हम गणित के पूरे कोण के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, तो यहाँ पर इस कोण का मान भी हमारे पास 30 डिग्री आता है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये अभिलंब और सतह के माध्यम के बीच में कोण होता है 90 डिग्री, यानी कि ये वाला और ये वाला मिला के होता है 90 डिग्री, जिसमें से 30 डिग्री तो हमें दिया हुआ है, पीछे बचा यहाँ पर 60 डिग्री, यानी कि दर्पण बी पर आपतन कोण हो गया 60 डिग्री। तो दर्पण बी पर परावर्तन कोण नियम नंबर 2 के अनुसार होगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। इस प्रकार से प्रश्न बनते और ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अविलंब पर आपतित किरण का आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या है। देखिए पहले प्रश्न को समझिए, यह कोई दर्पण दिया हुआ है या फिर कोई सतह दी हुई है, यहाँ पर यह है इसका अभिलंब। कह रहा है प्रश्न प्रकाश की किरण से अभिलंब से टकरा रही है सीधे अभिलंब पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए प्रकाश की किरण आई है और टकराई है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री का बनेगा तो ये क्या होगा, आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण का मान आया हमारे पास 0 डिग्री। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो आर का मान भी यहाँ पर होगा 0 डिग्री। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो परावर्तन की घटना से बनते हैं। अब हम बात करेंगे दर्पणों के प्रकार के बारे में। दर्पणों के प्रकार के बारे में क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं होती है वो चिकनी सतह पर होती है और चिकनी सतह से हमेशा दर्पण की भांति व्यवहार करती है, इसलिए हम यहाँ पर दर्पणों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है समतल दर्पण और दूसरा प्रकार होता है गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल देखो जितना मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है उसका निष्कर्ष यहाँ पर है, बाकी पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यह देखो सबसे पहले तो समतल दर्पण कौन कैसा चित्र बनाता है, चित्र को यहाँ पर हम कहेंगे प्रतिबिंब। जो हम घरों में मुंह देखने के काम में लेते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वो होता है आभासी व सीधा। आभासी का मतलब है उसको हम दर्पण के भीतर देख सकते हैं, न कि वो रियल में होता है, इसलिए इसको आभासी शब्द से व्यक्त किया गया है। और सीधा बनेगा, सीधा का मतलब जैसे हम खड़े हैं वैसे ही बनेगा, यहाँ पर यह घूम नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सीधे शब्द को व्यक्त किया गया है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। वैसे दर्पण है, दर्पण हमारे सामने पड़ा है और दर्पण में बढ़ना तो चाहिए कि हम जैसे खड़े हैं वैसे हमारी गर्दन दिखनी चाहिए, लेकिन वो पार्श्व घूम जाता है। जैसे हमारा मुंह है वो पार्श्व घूम जाता तो हमें ऐसे दर्पण में नजर आता है। वस्तु के समान प्रतिबिंब, यानी कि हमारी हाइट 5 फुट है तो दर्पण के अंदर भी वो चित्र 5 फुट का ही बनेगा, या फिर 6 फुट का है तो 6 फुट का ही बनेगा। जितनी वस्तु की साइज है उतनी साइज का यहाँ पर चित्र या फिर प्रतिबिंब बनेगा। समान दूरी पर प्रतिबिंब, हम जिस दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु व प्रतिबिंब की एक समान चाल से गति। देखो कोई दर्पण खड़ा है, यानी कि समतल दर्पण पड़ा है और हम दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े और हम चल रहे हैं तो प्रतिबिंब भी उतनी ही चाल से वापस हमारी ओर आता हुआ नजर आएगा, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब की चाल दर्पण से हमेशा समान होती है। हम जितना चलेंगे उतना ही वहां से हमें प्रतिबिंब चलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ से तो एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनता है, फिर बनता तो नहीं है, ये भी पर्सन ही बनता है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनता है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो यहाँ से 2% बनेंगे। दर्पण से व्यक्ति के प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि जो कांच है दर्पण है उससे जो चित्र की दूरी है वो कितनी होगी। देखिए दर्पण से हम 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो यहाँ से जो भी चित्र बनेगा दर्पण से वो भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर दर्पण से व्यक्ति के प्रतिबिंब की दूरी होगी 5 मीटर।
व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी, देखिए व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, दर्पण यहाँ पर, चित्र यहाँ पर बन रहा है, तो सबसे पहले तो 5 मीटर ये, और चित्र जो बन रहा है 5 मीटर ये, यानी कि दूरी दुगुनी हो गई। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी वो 10 मीटर होगी। इस प्रकार की यहाँ से समतल दर्पण के प्रश्न देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं दर्पण के दूसरे प्रकार गोलीय दर्पण के बारे में। देखो पढ़ने को तो इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बनता है वही यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण इस प्रकार से नजर आएगा, पीछे कोई पॉलिश की हुई होगी, ये होगा परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोल होगा। इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। या हमने कभी ध्यान से टॉर्च को देखा होगा, तो टॉर्च के अंदर इस प्रकार से हमें नजर आता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, तो ये जो भी काम करेगा, ये जो भी सतह काम करेगी वो अवतल दर्पण का काम करेगी। तो यह हमें वाहनों के आकृति में यानी कि हेडलाइट में भी देखते हैं, जो भी हमारी हेडलाइट होगी उसका इस प्रकार से एक चमकीला सी सतह होगी और फिर यहाँ पर बल्ब लगा होगा, तो वो क्या होता है कि वो अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करते हैं। तो यहाँ से अभी काम कैसे करता है, देखो यहाँ से बल्ब जलेगा और बल्ब जल के प्रकाश की किरणें यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद में यहाँ से तीक्ष्ण यहाँ पर प्रकाश की किरणें निकलेगी और उसके तीक्ष्ण यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी, जो वहां पर आगे हमें प्रकाश नजर आएगा। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में। देखिए अवतल दर्पणों के उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे पहला उपयोग है टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अगर दीपों में कोई भी टॉर्च होगी तो इसमें अवतल दर्पण काम में आएगा। सर्च लाइट, ये भी हमारे पास सर्च लाइट के ऊपर जो बल्ब लगे हुए होता है उसके ऊपर उसके चारों तरफ अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। वाहनों के अगर दीपों में यानी कि वाहनों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण काम में आता है। देखिए नॉर्मली तो ये नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं दुकानों पर होता है सेविंग दर्पणों के रूप में, यानी कि मुंह को थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ के द्वारा दांत को बड़ा देखने के लिए, देखिए दांत का इलाज करने वाले डॉक्टर इस दर्पण का ज्यादातर उपयोग करते हैं। वो इस दर्पण के द्वारा दांत को बड़ा देखते हैं जिससे इलाज करने में आसानी हो। सौर भट्टियों में सूर्य की किरणों को एकत्रित करने के लिए, सौर भट्टी में सूर्य की किरणों को एकत्रित करने के लिए भी यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर गोल होता है, यानी कि यहाँ पर कोई पॉलिश की हुई होगी और ये जो होगा इसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर टकराएगी, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। जो हमारा वाहन होता है, वाहन के साइड में जो लगा हुआ दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। उसका उपयोग लेने का कारण ये होता है कि भाई जो हमारे पीछे वाहन आएगा उसका चित्र उससे छोटा नजर आ जाएगा उससे दर्पण में, ताकि वाहन का दृश्य देखने में कोई प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम नहीं होती है। वाहनों के पास दृश्य के लिए इसका उपयोग होता है, यानी कि वाहन पीछे जो वाहन आ रहे हैं उसको देखने के लिए इसका उपयोग होता है। यह सदैव सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो अवतल दर्पण जो क्या करता है, चित्र को घुमा देता है, लेकिन ये यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो यह दर्पण का सीधा ही चित्र बनाता है जैसे समतल दर्पण में बनता है। यहाँ पर भी पार्श्व घूम जाता है। कभी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखा हुआ होता है। इसका कारण यह होता है कि एम्बुलेंस को जो नाम है वो आगे चल रही गाड़ी में वो हमेशा घूम के पार्श्व घूम जाएगा तो सीधा नजर आएगा, इसीलिए एम्बुलेंस का नाम हमेशा उल्टा रखा जाता। एम्बुलेंस का नाम है यहाँ पर उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस पीछे चलेगी, आगे जो वाहन चलेगा उस वाहन के जो दर्पण लगा होगा वो उत्तल दर्पण होगा, और उत्तल दर्पण में यहाँ पर वो जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है वो पार्श्व घूम के सीधा नजर आएगा। अब एक अवतल दर्पण के बारे में रह गया था। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में हमेशा भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तविक कैसे, जो भी अवतल दर्पण के सामने होगा उसका चित्र उस दर्पण से बाहर नजर आ जाएगा, हालांकि यह प्रकाश में नजर नहीं आता, लेकिन अंदर कमरे में हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और उल्टा चित्र बनाता है, यानी कि वस्तु का हमेशा उल्टा चित्र बनाएगा। ताजमहल के आगे भी यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा हुआ है। वहां पर ताजमहल के बाहर उत्तल दर्पण लगा हुआ है, क्योंकि उत्तल दर्पण में ताजमहल पूरा का पूरा नजर आ जाएगा, इसीलिए वहां पर उत्तल दर्पण लगाया गया है। अब हम बात करेंगे प्रकाश की दूसरी परिघटना जिसे अपवर्तन कहते हैं।
देखिए अपवर्तन के बारे में भी पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन ग्रुप डी में कुछ चुनिंदा पर्सन ही बनता है जिसके बारे में बात करेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो विचलन दर्शाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा कहीं पर भी नहीं पूछी जाएगी, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये समझने के लिए ये जरूरी है। देखिए मान लिया हमारे पास ये जल है, यहाँ पर जल से भरा हुआ कोई बाल्टी या कोई बर्तन है, और प्रकाश की किरण यहाँ से आती है और यहाँ पर टकराती है, तो ये हुई आपतित किरण, ठीक है। और आपतित किरण यहाँ से टकराने के बाद में वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक गई क्योंकि यहाँ पर ये माध्यम क्या था, सघन। सघन और विरल में अंतर ये होता है कि विरल में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और सघन में कण कण पास पास में होंगे, तो यहाँ पर सघन में कण यहाँ पर पास पास में होंगे, इसलिए यह प्रकाश की किरण यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण आई और आने के बाद में यहाँ पर टकराई, और टकराने के बाद में इस तरफ ये यहाँ पर विचलन दर्शाती है। इसको जाना तो इस तरफ था सीधा, लेकिन ये यहाँ पर विचलन दर्शाती है, यानी कि यहाँ से ये घूम गई, तो इसका मतलब ये है अपवर्तन की घटना। इसको यहाँ पर अपवर्तन की घटना कहते हैं। अपवर्तन की घटना के लिए यहाँ पर माध्यम अलग अलग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर माध्यम एक समान होगा तो यहाँ विचलन नहीं होगा, और विचलन नहीं होगा तो उसे अपवर्तन नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर एक विरल माध्यम होगा और एक सघन माध्यम होगा, ठीक है। सघन माध्यम में यहाँ पर प्रकाश की किरण हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम में कण पास पास में होंगे, पास पास में होने की वजह से प्रकाश की किरण का जो वेग होगा वो कम हो जाएगा, कम होने की वजह से यहाँ पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन विरल माध्यम में इसका उल्टा होता है। विरल माध्यम में यहाँ पर जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आगे बढ़ के वापस निकलती है, तो निकलती है तो विरल माध्यम में पहुंचते ही यहाँ पर अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसे यहाँ पर उसको प्रकाश की किरण को चलने का रास्ता मिलेगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ने की वजह से वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। आगे है हमारे पास अपवर्तन से रिलेटेड जो उदाहरण है वो पूछे जाते हैं कि पेंसिल का जल में मुड़ा हुआ दिखना किस परिघटना का उदाहरण है, अपवर्तन। सिक्के का जल में उभरा हुआ नजर आना, ये भी अपवर्तन के कारण होते हैं। कभी कभी हमने पेंसिल को जल में डुबोया होगा तो डुबोने पर हमें वो तिरछी नजर आती है, तो तिरछी नजर आना अपवर्तन की घटना के कारण होता है। सिक्के का जल की सतह से उभरा हुआ नजर आना, सिक्का हमने रखा लेकिन वो सिक्का हमें ऊपर नजर आएगा, लेकिन हालांकि वो होता काफी अंदर है, तो ये भी एक अपवर्तन की घटना के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन की घटना का एक उदाहरण है। देखिए तारों का प्रकाश, तारे हमसे बहुत दूर है और दूर होने की वजह से हम तक पहुंचता है तारों का प्रकाश, तो कई बार अपने पथ से विचलित होता है, तो इसकी वजह से हमें क्या तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ये भी एक अपवर्तन की घटना के कारण होता है। देखिए यहाँ पर हमें कोई बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है, इसलिए हमें इन पैराग्राफों से कोई मतलब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ पर बता रहे हैं। अग्रिम सूर्योदय, देखिए सूर्योदय होता है तो उससे 2 मिनट पहले हमें नजर आ जाता है, तो वो होता है अपवर्तन की घटना के कारण। विलंबी सूर्यास्त भी इसी के कारण होता है। धुएं से पार देखने पर धुंधली नजर आती है कोई वस्तु, हम इधर खड़े हैं, पास में धुआं है या फिर कोहरा है तो दूसरी तरफ देखने पर वस्तु धुंधली नजर आती है। यह भी यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। एक चीज और, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कई बार पूछा जाता है। और प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो निर्वात में ही होती है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल भी निर्वात में ही होती है। अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं, एक होता है अपवर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। यह परावर्तन के नियम से जैसे ही है, उसका जो सतह है वो उस सतह पर यहाँ पर सारी की सारी परिघटनाएं होती है। दूसरा नियम होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिरांक प्राप्त होगा। देखो ज्या यहाँ पर गणित का साइन होता है, उसको हम यहाँ पर ज्या कहते हैं। तो यानी कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का मान हमेशा स्थिर आएगा, इसलिए इसका मान जो होगा स्थिरांक के बराबर होगा, यानी कि एक कन्फर्म मान आने वाला है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आया कि आपतन कोण हमें 45 डिग्री प्राप्त हुआ है और अपवर्तन कोण हमें 60 डिग्री प्राप्त हुआ है,
तो इन दोनों का जो मान होगा वो स्थिर होगा, एक समान होगा। इसका मान जो होगा हमेशा स्थिर होगा। स्थिर का मतलब है वो एक संख्या में मान आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साइन इसके आगे लगा सकते हैं, तो साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3/2। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/√2 गुणा 2/√3। इसका मान हम टोटल मान निकालेंगे तो एक स्थिर मान आएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान हमेशा स्थिरांक के रूप में आता है, जिसे हम अचर भी कह सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम अपवर्तनांक। देखिए दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को यहाँ पर अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम कौन से, जैसे प्रकाश की किरण सूरज से आती है तो हवा से आती है, हवा या निर्वात कह दो वहां से आएगी। फिर यदि जल से टकराएगी, जल के अंदर जाएगी वो प्रकाश की किरणें, तो वो एक तो जल वाला माध्यम हो गया, एक हवा वाला माध्यम हो गया। दोनों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल के जो अनुपात होगा दोनों में, वो उस अनुपात को हम यहाँ पर अपवर्तनांक कहेंगे। आगे है हमारे पास निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसमें एक माध्यम निर्वात होना चाहिए, यानी कि एक माध्यम निर्वात वाला होना चाहिए जिसकी मान होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक तो मान लिया हमारे पास जल है और एक है निर्वात, तो दोनों का अनुपात जो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या लाएगा। अब हम बात करेंगे लेंस के प्रकार के बारे में। लेंस की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कोई भी अपवर्तन की घटना होगी तो वो अपारदर्शी वस्तु से नहीं होगी, वो पारदर्शी वस्तु से होगी। यदि किसी वस्तु से आर पार हम देख सकते हैं तो उसमें अपवर्तन की घटना दर्शाई जाती है। तो देखिए लेंस का काम तो कोई भी कर सकता है, जैसे जल है जो पारदर्शी होना चाहिए वो लेंस का काम कर सकता है। लेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ऐसे लेंस जो किनारों से पतले और बीच से मोटे होते हैं वो होते हैं हमारे पास उत्तल लेंस, और ऐसे लेंस जो किनारों से मोटे और बीच से पतले होते हैं वो होते हैं हमारे पास अवतल लेंस। इन दोनों लेंस को हम चश्मों के रूप में काम में लेते हैं, जो अदृश्य दोषों को दूर करने के काम में आता है। ठीक है, उन्हें सुना होगा कि भी इसके चश्मा लगा हुआ -0.2 का या फिर +0.2 का, 0.3 का, तो उसके अंदर क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है वो अभी समझते हैं। लेंस की एक क्षमता होती है जिससे वो प्रकाश की किरणों को ग्रहण करते हैं, उस क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और जो प्लस में होती है तो उस चश्मे के अंदर हमेशा उत्तल लेंस लगा हुआ होगा। यदि लेंस की क्षमता माइनस में होगी तो उस चश्मे में हमेशा अवतल लेंस लगा हुआ रहेगा। प्लस वाला यानी कि किसी का चश्मा लगा हुआ और उसका नंबर है +0.2 तो उस चश्मे के अंदर हमेशा उत्तल लेंस होगा, और हो सकता है कि वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो। ठीक है, और अवतल लेंस यदि किसी के चश्मे का नंबर माइनस में कुछ है तो उस चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ होता है। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। आज की वीडियो में इतना ही। प्रकाश से रिलेटेड एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर संपूर्ण जानकारी होगी जो इसमें बीच में पीछे बच गई है, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे। थैंक यू।